डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संघीय व्यवस्थापिका। अलग अलग देशों में संघीय व्यवस्थापिका को जो है अलग अलग नामों से ही जाना जाता है। ठीक है, तो हमने सरकार के 3 अंगों का अध्ययन किया था कि सरकार के जो है 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसमें हमने अध्ययन किया था कि संघीय व्यवस्थापिका को जो है भारत में संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और हमने अध्ययन किया था कि संविधान के अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 79 में जो है वो भारत में जो है संसद का वर्णन किया गया है और इसमें भारत की संघीय व्यवस्थापिका को जो है संसद के नाम से जाना जाता है। देखिए, अलग अलग देशों में वहाँ की व्यवस्थापिका होती है जो देश के लिए कानून निर्माण का कार्य करती है। एक्चुअल में व्यवस्थापिका का कार्य क्या है? देश के लिए कानून यानी नीतियों का निर्माण करना। व्यवस्थापिका का जो मुख्य कार्य है वो कानून का यानी नीतियों का निर्माण करना, देश के लिए जो कानून है, विधियों का निर्माण करना, जो है विधि का निर्माण करना, विधि को कानून कहते हैं, ये व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, अलग अलग देशों में व्यवस्थापिका को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें ब्रिटेन की, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में जो है वहाँ की व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पार्लियामेंट। दुनिया की सबसे पुरानी जो संसद है, व्यवस्थापिका है, वो है इंग्लैंड की, ब्रिटेन की। ठीक है, ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें अमेरिका की संसद, अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है जो वहाँ के लिए नीतियों का निर्माण करती है, उसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अमेरिका की जो संसद है, वहाँ की जो व्यवस्थापिका है, उसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। जापान की अगर संसद की बात करें तो जापान की संसद को डाइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डाइट। जर्मनी की संसद की बात करें तो जर्मनी की संसद को जो है बुंडेस्टैग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इराक की संसद को मजलिस के नाम से जाना जाता है। दुनिया में जितने भी व्यवस्थापिकाएं हैं उनको सबको, जो देश के लिए कानून का निर्माण करती है, उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इराक की जो संसद को मजलिस के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान की जो संसद को शूरा के नाम से जाना जाता है और भारत की संसद को भारत में जैसे संसद कहते हैं। तो ये चीज़ें सब ध्यान रखना है कि एक नंबर का प्रश्न आ सकता है कि दुनिया में देश के लिए कानून का निर्माण करने वाली व्यवस्थापिका जो होती है वो सभी देशों में होती है। व्यवस्थापिका वह अंग होता है जो देश के लिए विधि या कानून का निर्माण करती है। ठीक है, अलग अलग देशों में वहाँ की जो व्यवस्थापिका है, वहाँ की जो विधायिका है, व्यवस्थापिका को चाहे विधायिका को, विधायिका क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कानून का निर्माण करती है। तो उसकी विधायिका को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ब्रिटेन की संसद, वहाँ की जो विधायिका को पार्लियामेंट, अमेरिका की विधायिका को कांग्रेस, जापान की विधायिका को डाइट, जर्मनी की विधायिका को बुंडेस्टैग, इराक की जो है मजलिस, अफ़गानिस्तान की शूरा, भारत में जो है संसद आदि, ये सब अलग अलग देशों की वहाँ की विधायिका या व्यवस्थापिका है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में। जैसे हमने पढ़ा था कि भारत में जो विधायिका है, व्यवस्थापिका है, उसे संसद के नाम से जाना जाता है। और भारत में जो संसद का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 79 यानी 79 में किया गया है। आपने पढ़ा है कि अनुच्छेद 52 से 78 तक जो है वो संघीय कार्यपालिका का वर्णन है और संघीय कार्यपालिका को हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, 78 में कार्यपालिका समाप्त हो जाती है, संघीय कार्यपालिका। उसके बाद 79 से जो है वो संघीय व्यवस्थापिका शुरू होती है। तो अनुच्छेद 79 में साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो भारत में जो व्यवस्थापिका है वो संसद के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 79 में साफ लिखा हुआ है कि भारत की एक संसद होगी। क्या कहा गया है? कि भारत की एक संसद होगी
जिसमें किसको सम्मिलित किया जाएगा? संसद में, जिसमें साफ लिखा हुआ है संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदनों को मिलकर के संयुक्त रूप से संसद कहा जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर के बनेगी। ये दो सदन कौन कौन से होंगे? लोकसभा और राज्यसभा। इसका मतलब साफ लिखा हुआ है संविधान में, अनुच्छेद आर्टिकल 79 में, अनुच्छेद 79 में, कि भारत की एक संसद होगी और उस संसद में किस किस को सम्मिलित किया जाएगा? राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर के वो बनेंगे। दो सदन कौन कौन से? एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है। तो वैसे तो राष्ट्रपति क्या होता है? कार्यपालिका प्रमुख होता है, जो दूसरा अंग है सरकार का। वैसे तो राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होता है, लेकिन मुख्य कार्य तो वो कार्यपालिका प्रमुख के रूप में करता है, लेकिन वह संसद का भी अंग होता है। राष्ट्रपति को संसद का अंग क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कानून नहीं बनता, इसलिए वो संसद का भी एक अंग होता है, एक सदस्य, संसद का भी एक पार्ट होता है। ठीक है। तो अनुच्छेद आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है कि भारत की एक संसद होगी और उस संसद किससे मिलकर के बनेगी? राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर के बनेगी, जिसमें से एक सदन होगा लोकसभा और दूसरा सदन होगा राज्यसभा। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये संसद दुनिया में सबसे पहले जो है संसदीय व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई? तो हम बात करते हैं कि दुनिया में इंग्लैंड की जो संसद है, इंग्लैंड को संसद की जननी कहा जाता है। ठीक है। संसदीय शासन व्यवस्था की जननी किसको कहा जाता है? संसदीय शासन व्यवस्था, यानी संसद शासन करेगी, इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से हुई। ठीक है। तो इंग्लैंड को संसदीय शासन व्यवस्था की जननी कहा जाता है, जननी यानी माता। तो इंग्लैंड में संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ठीक है भाई, क्लियर है। अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्थापिका या विधायिका को अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में जो विधायिका या व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है कि भारत की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। इसमें से एक सदन होगा लोकसभा और दूसरा सदन होगा राज्यसभा। ठीक है। राज्यसभा, राष्ट्रपति वैसे तो क्या होता है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन वो संसद का भी अंग होता है, संसद का भी एक पार्ट होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत में जो संसद है उसका गठन किस प्रकार होता है। ठीक है। तो हम बात करते हैं संसद का गठन। संसद का गठन। ठीक है। तो संसद, भारत में जो संसद होगी, आपने पढ़ा है कि संसद के दो सदन, इसको सामूहिक रूप से पढ़ेंगे, लोकसभा प्लस राज्यसभा से मिलकर के संसद बनेगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को सामूहिक रूप से जो है संसद के नाम से जाना जाता है। अब इनको जो हम पढ़ेंगे जो भी है वो, इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा को सामूहिक रूप से पढ़ेंगे और बाद में इनको सेपरेटली पढ़ेंगे अपन कि लोकसभा की शक्तियाँ क्या होती है, कार्य क्या होते हैं, उसका गठन कैसे होता है, राज्यसभा का गठन कैसे होता है। ठीक है। पहले हम दोनों को सामूहिक रूप से पढ़ते हैं, संसद का गठन किस प्रकार होता है। ठीक है। पहले हम बात करते हैं संसद सदस्यों की योग्यताएं। संसद सदस्यों की योग्यताएं। देखिए, जहां भी संसद नाम आता है इसका मतलब दोनों को सामूहिक रूप से संसद कहा जाता है, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद कहलाती है। ठीक है। तो संसद सदस्यों की योग्यता, क्वालिफिकेशन जो है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो योग्यता में पहली योग्यता क्या होगी? ठीक है। संसद सदस्य की, यानी अगर लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदस्य का, सदन का सदस्य अगर उसे चुना जाना है तो उसकी पहली जो योग्यता होगी वो होगी वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, ये पहली योग्यता जरूरी है, यानी किसी विदेशी को संसद का सदस्य नहीं बनाया जा सकता, भारत का नागरिक हो। ठीक है। दूसरी जो योग्यता होगी, अगर हम बात करें कि लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु क्या होगी? लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु
यानी अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी न्यूनतम आयु होगी 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष। और राज्यसभा सदस्य की 30 वर्ष। याद रखना है कि लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु, यानी लोकसभा का अगर चुनाव लड़ना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है। तो ये दूसरी योग्यता होती है कि अगर राज्यसभा चुनाव लड़ना है, देखिए लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है। लोकसभा क्या होता है? अस्थायी सदन होता है। अस्थायी कैसे? कि 5 साल से पहले उसे भंग किया जा सकता है। अस्थायी सदन होता है, जबकि राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता। कैसे नहीं होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको दूसरी योग्यता याद रखनी है कि लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। तीसरी जो योग्यता है वह समय समय पर संसद जो भी योग्यताएं तय करे, समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित योग्यताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए। संसद द्वारा निर्धारित योग्यताएं, समय समय पर जो संसद योग्यताएं निर्धारित करती है, योग्यताएं पूरा करने वाला होना चाहिए। इसका मतलब जैसे वर्तमान में नियम है 2 संतान का, ठीक है, आयु शिक्षा का कोई नियम नहीं है, लेकिन 2 संतान का नियम है। समय समय पर संसद जैसे उस पर मुकदमा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की कई योग्यताएं समय समय पर संसद तय करती है, तो वो सारी योग्यताएं पूरी करने वाला होना चाहिए। ठीक है। चौथी जो योग्यता होती है एक संसद सदस्य के लिए, संसद का चुनाव लड़ने के लिए, कि वह केंद्र या राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद का मतलब हो गया कोई भी सरकारी नौकरी या सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद का मतलब क्या हो गया कि अन्य, अगर वो राज्य सरकार में किसी मंत्री पद पर है या कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, सरकार का कोई अधिकारी है, तो ये लाभ का पद माना जाएगा। तो इसको किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो उसे पहले उस पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा और उसके बाद वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। तो वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और 5वीं योग्यता क्या है? वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल या दिवालिया। दिवालिया का मतलब हो गया कि जो दिवालिया निकालते हैं ना, जिसके पास पैसे, जो लोग पैसे मांगते हैं, ठीक है, तो या तो मेंटली नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, या दिवालिया ना हो। तो ये 5 योग्यताएं आपको याद रखनी है और इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जाती है, कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है और बोर्ड में भी पूछी जाती है। ठीक है। तो संसद सदस्यों की क्या क्या योग्यताएं होती है? तो आपको याद रखना है कि संसद सदस्यों की 5 योग्यताएं होती है। क्या? पहली, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी, लोकसभा सदस्य की आयु न्यूनतम 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी योग्यता, यानी लोकसभा एक अस्थायी सदन है और राज्यसभा स्थायी सदन है, यानी लोकसभा का कार्यकाल केवल 5 वर्ष होता है, उससे पहले वो भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है। तीसरी योग्यता क्या होगी? समय समय पर संसद जो भी कानून बना करके योग्यताएं तय करे, उन योग्यताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए। चौथी योग्यता, केंद्र और राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ का पद का मतलब सरकारी क्षेत्र में कोई या तो सरकारी नौकर ना हो, या कोई अधिकारी नहीं हो सरकारी क्षेत्र में, या कोई भी सरकारी किसी मंत्री पद पे नहीं हो। जैसे राज्य सरकार के, अगर राज्य का मुख्यमंत्री है या राज्य में कोई सरकार का मंत्री है या राज्य का कहीं विधायक है, तो पहले उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा और
हालांकि वो 2 स्थानों पर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जीतने के बाद उसे एक पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो अगर वो किसी लाभ के पद पर है तो पहले उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा और उसके बाद ही वो जो है संसद का सदस्य बन सकता है। 5वां, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, यानी मेंटली रूप से वो जो है पागल नहीं होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए, यानी उस पर जो है आर्थिक रूप से किसी प्रकार का दिवालियापन नहीं होना चाहिए। तो ये 5 योग्यताएं जो है होती है। ठीक है, कितना मिनट है? अब बात करते हैं हम जो दूसरी जो है संसद सदस्य की योग्यताएं हो गई, 5 योग्यताएं हो गई। अब इसमें साथ साथ चर्चा कर लेते हैं निर्योग्यता की। योग्यताएं तो वो हो गई जो होनी जरूरी है, और निर्योग्यता का मतलब हो गया, इसके साथ साथ चर्चा कर लेते हैं निर्योग्यता। ठीक है, जो नहीं होनी चाहिए। योग्यता का मतलब तो जो होनी चाहिए, और निर्योग्यता का मतलब जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या नहीं होनी चाहिए? नंबर 1, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये इसकी पहली निर्योग्यता हो गई। ठीक है, दूसरी, एक समय में दोनों सदनों का सदस्य नहीं होना चाहिए। दोनों सदनों का सदस्य ना हो। क्या मतलब हो गया कि अगर वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों का सदन एक साथ दोनों का सदस्य नहीं बन सकता। अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो उसे लोकसभा से त्यागपत्र देना पड़ेगा, और अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो उसे राज्यसभा से त्यागपत्र देना पड़ेगा। यानी एक समय में दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। इसका मतलब 2 जगह नहीं रह सकता, 2 सीट नहीं खा सकता। ठीक है, तो एक समय में दोनों सदनों का सदस्य नहीं होना चाहिए। निर्योग्यता का मतलब जो योग्यता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तीसरी बात, संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची, इसको याद रखना है। 10वीं अनुसूची क्या बताती है? 10वीं अनुसूची में जो है वो दल बदल से संबंधित कानून बनाया गया है। इसमें दल बदल अधिनियम 10वीं अनुसूची के अनुसार वह दल बदल का दोषी नहीं होना चाहिए। दल बदल का दोषी ना हो। इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि पहले क्या करते थे कि व्यक्ति जो सांसद होते हैं, संसद के सदस्यों को सांसद या एमपी कहते हैं। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इंग्लिश में कहते हैं एमपी और हिंदी में कहते हैं सांसद। ठीक है, तो पहले क्या होता था? 1985 में ये कानून बनाया गया था। 1985 से पहले क्या होता था कि सांसद चुनाव किसी और पार्टी से लड़ता और चुनाव लड़ने के बाद किसी और पार्टी में चला जाता। जैसे बीजेपी से चुनाव लड़ा और कांग्रेस में चला जाता, या निर्दलीय चुनाव लड़के किसी पार्टी में चला जाता। ठीक है, तो उसको कहा जाता था दल बदल। आया राम गया राम, इसको आया राम गया राम से संबोधित किया जाता था। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची 1985 में एक कानून बनाया गया, 51वां संविधान संशोधन करके, और एक कानून बनाया गया कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के बाद किसी पार्टी से चुनाव लड़े और जीतने के बाद वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ले, किसी और पार्टी में चला जाए, इसका मतलब जनता के साथ धोखा है। ठीक है, तो उसे दल बदल का दोषी माना गया जाता था। और अगर दल बदल जो कर लेता था व्यक्ति, या ऐसा दोषी दल बदल का दोषी अगर होता, तो उसे आगे भविष्य में चुनाव लड़ने से जो है रोका जा सकता, यानी भविष्य में वो कभी चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहता। तो ये दल बदल कानून था, इसलिए कानून दल बदल कानून बनाया गया था। ठीक है, तो इस दल बदल कानून के अनुसार अगर वो दल बदल का दोषी नहीं होना चाहिए, 1985 में राजीव गांधी के समय ये कानून बनाया गया था, जिसके तहत अगर वो व्यक्ति चुनाव लड़ने के बाद जिस पार्टी से चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ने के बाद किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसका मतलब वह दल बदल का दोषी है। और दल बदल अगर करता है तो भविष्य में वो चुनाव लड़ने के लायक नहीं। तो निर्योग्यता में क्या योग्यता यह हो गई? निर्योग्यता क्या होगी कि 10वीं अनुसूची के अनुसार वह दल बदल का दोषी नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा कभी उसने अपराध नहीं किया, अगर है करा हुआ है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है,
चौथी जो निर्योग्यता है, चुनाव में भ्रष्ट आचरण। भ्रष्ट आचरण का मतलब पैसे दे करके या चुनाव गलत तरीके से जीतना, ठीक है। तो भ्रष्ट आचरण का दोषी नहीं होना चाहिए, या अगर चुनाव में किसी तरह का, चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी, चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी, अगर चुनाव लड़ने के बाद ऐसा प्रतीत हो कि उस व्यक्ति ने गलत तरीके से चुनाव लड़ा है, पैसे दे करके चुनाव लड़ा है, ठीक है, लोगों को लोभ लालच दे करके या धार्मिक भावनाएं जगा करके, ठीक है, उसने चुनाव जीता है, पैसे बांटे हैं, शराब बांटी है, तो अगर उसने भ्रष्ट आचरण किया है और चुनाव जीता है, तो अगर उसका भ्रष्ट आचरण का वो दोषी पाया जाएगा तो उसे चुनाव जो है उसे बर्खास्त किया जा सकता है, उसे हटाया जा सकता है। यानी गलत तरीके से भ्रष्ट आचरण से रुपए दे करके, पैसे दे करके या शराब बांट करके या किसी भी तरह का लोभ लालच दे करके जनता की से चुनाव अगर उसने जीता है और वह इसका दोषी पाया जाए, चुनाव आयोग उसकी जांच करता है और अगर वो दोषी पाया जाता है तो चुनाव लड़ने के बाद भी उसे बर्खास्त किया जा सकता है। ये उसकी निर्योग्यता होगी, ठीक है। फिर शैक्षणिक योग्यता की कोई बाधा नहीं है, यानी कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है, कोई शैक्षणिक योग्यता, संसद का चुनाव, सांसद का जो है चुनाव लड़ने की कोई योग्यता या हम कह सकते हैं शैक्षणिक योग्यता नहीं है। ऐसा नहीं है 10वीं पास 8वीं पास, ऐसी कोई योग्यता नहीं। एक अनपढ़ व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है, ठीक है। यहाँ आपको 10वीं पास, एक बाबू बनने के लिए 12वीं पास होना जरूरी, लेकिन आप एक MP चुनाव लड़ने के लिए, सांसद के चुनाव लड़ने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं, ठीक है। तो कोई शैक्षणिक योग्यता की बाधा नहीं है। और इसमें एक चीज़ और जोड़ सकते हैं अपन कि एक व्यक्ति 2 सीटों के लिए चुनाव लड़ सकता है, एक साथ 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। भाई लोकसभा का चुनाव अगर वो लड़ रहा है तो 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अगर वो दोनों ही सीटों पर चुनाव जीत जाए तो चुनाव जीतने के 1 महीने के अंदर अंदर उसे उस सीट से, किसी एक सीट से त्यागपत्र देना आवश्यक है। क्या समझे कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक सीटों से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन चुनाव अगर जीत जाए, दोनों सीटों से चुनाव जीत जाए, तो 1 महीने के भीतर उसे दोनों सीटों में से किसी एक सीट से त्यागपत्र देना होगा। जैसे आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जगहों से चुनाव लड़ा था, एक वाराणसी से लड़ा था और एक वडोदरा से, गुजरात से, ठीक है। और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने क्या किया कि वडोदरा जो सीट है उसे त्यागपत्र दे दिया, यानी वाराणसी के वो जो है रहे सांसद। तो एक व्यक्ति 2 या 2 से ज़्यादा सीटों से भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वह 1 महीने के भीतर उसे दोनों में से किसी एक सीट से त्यागपत्र देना आवश्यक होगा, ठीक है। तो ये हो गई संसद सदस्यों की निर्योग्यताएं। योग्यताएं क्या होगी? योग्यताएं वो आपने जो है भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है। संसद की जो योग्यताएं पूरा करने वाला होना चाहिए, ठीक है। और क्या योग्यताएं निर्धारित की थी? अगर लोकसभा का चुनाव लड़े तो 25 वर्ष की आयु, और राज्यसभा का चुनाव लड़े तो 30 वर्ष की आयु पूरी करने वाला होना चाहिए, ठीक है। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, और किसी लाभ के पद पे, ये तो योग्यताएं हो गई। और निर्योग्यताएं मतलब जो नहीं होना चाहिए, क्या पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, एक साथ 2 सीटों पर जो है सदस्य एक साथ नहीं रह सकता, दल बदल का दोषी नहीं होना चाहिए, भ्रष्ट आचरण का दोषी नहीं होना चाहिए, और इसमें कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है, और एक साथ 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जीतने के बाद एक सीट से त्यागपत्र देना आवश्यक होता है। तो ये हो गई आपके योग्यताएं और निर्योग्यताएं। तो योग्यताएं पढ़ ली हमने और संसद सदस्य की निर्योग्यताएं पढ़ ली। अब हम बात करते हैं शपथ। संसद सदस्यों की जो शपथ है, ठीक है, संसद सदस्यों से बनने से पहले जो है शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। और ये जो शपथ है संसद के सभी सदस्यों को, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का, संसद के सभी सदस्यों को
राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, संसद के सभी सदस्यों, लोकसभा का हो या राज्यसभा का, उसको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। किसकी शपथ दिलाएगा? संविधान के पालन की। ठीक है, तो संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, और शपथ का जो उल्लेख है वो अलग अलग जो है संविधान की अनुसूची 30 या दूसरी अनुसूची में जो है इसका जो है शपथ का जो उल्लेख किया गया है, सभी सदस्यों को जो है संसद के सदस्यों को जो शपथ दिलाने का जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने संघीय व्यवस्था भी का पढ़ा और इसमें हमने देखा था कि अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। ठीक है, और ब्रिटेन में से पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका में से कांग्रेस कहते हैं, ईरान में मजलिस कहते हैं, भारत में संसद कहते हैं। ठीक है, तो इन नामों से जाना जाती है। और हमने उल्लेख किया था कि संविधान का आर्टिकल 79 में जो है संसद का गठन का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि संसद, भारत की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। एक सदन लोकसभा और दूसरा राज्यसभा होगा, यानी संसद क्या है वो तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संयुक्त रूप से संसद कहा जाए। फिर हमने योग्यताएं पढ़ी, संसद सदस्य का योग्यताएं क्या होती है, और उसके बाद हमने निर्योग्यताएं पढ़ी। योग्यताएं मतलब जो होनी चाहिए और निर्योग्यताएं मतलब जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने बात की थी संसद या शपथ, और हमने बात की थी संसद के सदस्यों को शपथ जो है वो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो है चर्चा करेंगे कि संसद सदस्य का जो गठन है, इसका जो सत्र है। तो हमने एक चीज़ और पढ़ सकते हैं अपन इसमें, संसद के जो शपथ जो हो गई और उसके बाद जो है सत्र, संसद के सत्र मतलब जो अधिवेशन होते हैं, मीटिंग्स जो होती है। तो ये संविधान में साफ लिखा हुआ है कि संसद के कम से जो है एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में 6 माह से अधिक का जो है गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब संविधान में कहा गया है कि साल में कम से कम कितने सत्र होने चाहिए, मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 सत्र होने चाहिए। ये नहीं कहा कि 2-4 होंगे, ये लिखा हुआ है संविधान में कि 2 सत्रों के बीच में कम से कम 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए मिनिमम एक साल में कितने सत्र हो सकते हैं? 2 सत्र। वास्तविक रूप में 3 सत्र होते हैं। वास्तविक रूप में देखें कि साल में जो है संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला जो सत्र होता है वो होता है बजट सत्र। ये फरवरी साल के शुरुआत में यानी फरवरी मार्च में जो है पहला सत्र बुलाया जाता है, उसे बजट सत्र कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो सत्र होता है जो है उसे कहते हैं मानसून सत्र, जो जुलाई अगस्त के आसपास बुलाया जाता है। जुलाई अगस्त के आसपास संसद का सत्र बुलाया जाता है, उसे मानसून सत्र कहते हैं। और तीसरा जो सत्र होता है वो होता है शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र, जो नवंबर या दिसंबर के आसपास बुलाया जाता है। तो साल में एक मिनिमम जो है कम से कम 2 सत्र तो होने जरूरी है। संविधान में लिखा हुआ है कि 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 महीने से अधिक का। इसका मतलब मिनिमम कितने सत्र हो सकते हैं? 2। और वास्तविक रूप में संसद के कितने सत्र होते हैं? 3, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो इस तरह हमने संसद के संबंध में, संसद के गठन के संबंध में 4 बातें पढ़ ली, योग्यताएं, निर्योग्यताएं, शपथ और सत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम संसद के जो है सदस्यों के कार्य का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।